और अब हम सबसे पहले उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा है। आप आजकल रुपए के बारे में काफी खबरें सुन रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। सरल और आसान शब्दों में कहें तो आज की तारीख में $1 भारत के 80 रुपए 2 पैसे के बराबर है। अब इसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या संदेश देता है। इसलिए आज हम रुपए का पूरा अर्थशास्त्र आपको बताएंगे कि आखिर रुपए गिरता क्यों है और रुपए के कमजोर होने का क्या मतलब होता है। क्या कमजोर रुपए भारत को आर्थिक मोर्चे पर भी कमजोर कर रहा है और क्या रुपए में आई ये ऐतिहासिक गिरावट महंगाई का बड़ा विस्फोट करने वाली है। अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी विषय बहुत जटिल होते हैं, लेकिन आज हम आपको रुपए का गणित इतने सरल भाषा में समझाएंगे कि आप भी इस विषय के मास्टर बन जाएंगे। इसलिए जरूर इस विश्लेषण से जुड़िए। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब रुपए कमजोर होता है तो इसका मतलब क्या होता है। दरअसल जब भी आप ये सुनते हैं कि रुपए डॉलर की तुलना में कमजोर हो गया है तो इसका अर्थ ये होता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई है। इसे ऐसे समझिए कि पहले 70 रुपए $1 के बराबर थे और अब उसी $1 के लिए आपको 80 रुपए तक देने होंगे। जब आप बाजार में कोई सामान या कोई सेवा खरीदने जाते हैं तो इसका पूरा लेन देन भारतीय करेंसी में होता है, यानी रुपए में होता है। लेकिन जब एक देश के तौर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार करता है या लेन देन विदेशी मुद्रों में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये पूरा का पूरा लेन देन विदेशी मुद्रा में ही होता है। अभी हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिकतर व्यापार यानी कि लेन देन डॉलर में करता है, जो अमेरिका की करेंसी है। उदाहरण के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितना भी कच्चा तेल खरीदता है उसका पूरा भुगतान डॉलर में ही होता है। अब मान लीजिए भारत के 70 रुपए $1 के बराबर हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $10 है, तो एक बैरल कच्चे तेल के लिए भारत को 700 रुपए का भुगतान करना होगा। लेकिन अगर यही रुपए डॉलर की तुलना में और कमजोर हो जाता है और उसकी कीमत 80 रुपए के पार चली जाती है तो इसी एक बैरल कच्चे तेल के लिए भारत को 800 रुपए देने होंगे। यानी कच्चे तेल की कीमतें तो नहीं बदली, लेकिन रुपए कमजोर होने की वजह से भारत को कच्चे तेल के आयात पर खर्च ज्यादा करना पड़ा। नटशेल में कहें तो डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने का मतलब है भारत का आयात बिल महंगा होना। जब आयात पर भारत पहले से ज्यादा खर्च करेगा तो इससे उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत भी घरेलू बाजार में बढ़ जाएगी जो दूसरे देशों से आती है। जैसे अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, या फिर जो मोबाइल फोन्स और गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं यानी दूसरे देशों से आती हैं वो महंगी हो गई हैं। अंग्रेजी में इस प्रक्रिया को करेंसी डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, यानी जब डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य मुद्रा का मूल्य घटे तो इसे उस मुद्रा का गिरना, टूटना और कमजोर होना कहते हैं। जब आपके मन में यह सवाल होगा कि भारत का रुपए गिर क्यों रहा है तो यह भी समझना बहुत जरूरी है और इसके कई कारण भी हैं, यानी कोई एक फैक्टर इसमें काम नहीं करता। इसमें पहला कारण है महंगाई। भारत जिन चीजों का आयात करता है वो चीजें हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन सब की कीमतों में वृद्धि हुई है, यानी उनकी कीमतें बढ़ी है और जिनमें कच्चा तेल सबसे अहम है। यूक्रेन और रशिया के बीच जारी युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हुई है, यानी स्टेबिलिटी उनमें नहीं और इसमें बढ़ोतरी लगातार जारी है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया है। वैसे अब जब कोई देश आयात पर ज्यादा पैसा खर्च करता है, यानी कि दूसरे देशों से सामान खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च करता है और इसकी तुलना में निर्यात कम होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो इससे करंट अकाउंट डेफिशिएट बढ़ जाता है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो इसे आप एक चार्ट से समझिए। मान लीजिए कि भारत ने 100 रुपए का सामान दूसरे देशों से खरीदा और सिर्फ 60 रुपए का सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा, तो ये जो 40 रुपए का अंतर है, ये जो फर्क है 40 रुपए का, ये हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट होता है। यानी आयात और निर्यात के इस असंतुलन से भारत को लगातार नुकसान होगा। अनुमान यह भी है कि इस साल भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट
105 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में 8,40,000 करोड़ रुपए हो सकता है। यानी आयात और निर्यात के बीच जो अंतर है वो 8,40,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। वैसे रुपए के कमजोर होने का एक और मुख्य कारण है विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो टूट जाना। सिर्फ इसी साल में विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार से 30 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में 2,40,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश वापस निकाल चुके हैं, जिससे रुपए कमजोर हुआ है। इसके अलावा रुपए के कमजोर होने के कुछ और भी कारण हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध और कोविड से प्रभावित हुई ग्लोबल सप्लाई चेन्स और बढ़ती हुई महंगाई भी इसमें एक फैक्टर है। और इन वजहों से भी डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हो गया। हालांकि रुपए का कमजोर होना अब कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। आप पिछले कई वर्षों से इसके आदी भी हो चुके हैं, क्योंकि इस दौर में और हर सरकार में गिरावट इसी तरह से जारी रही। कभी रुपए डॉलर के मुकाबले 50 रुपए के स्तर पर पहुंचा, फिर इसने 60 रुपए के स्तर को छुआ और फिर ये 70 पर आया और अब 80 के पार चला गया है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि रुपए में आई ये गिरावट कितनी चिंताजनक है, यानी आपको इस बारे में कितना चिंतित होना चाहिए। इसे आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस ग्राफ में आप ये समझेंगे कि रुपए में जो गिरावट अभी देखी जा रही है वो ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है। दरअसल 2008 से 2022 के बीच रुपया लगभग एक ही रफ्तार से कमजोर हुआ है। साल 2008 में भारत के 43 रुपए एक डॉलर के बराबर थे और 2014 में इसने 64 रुपए के स्तर को छू लिया और अब यह 80 रुपए के पार चला गया है। 2014 से 2022 के बीच डॉलर की तुलना में रुपए 25% तक गिरा है। अब आप जल्दी से यह भी नोट कर लीजिए कि रुपए के कमजोर होने के नुकसान क्या हैं और फायदे भी क्या हैं। जी हां, रुपए के कमजोर होने के नुकसान तो हैं ही, फायदे भी हैं, इसलिए इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। पहले आपको नुकसान बताते हैं। इससे आयात पर भारत का खर्च बढ़ जाएगा। विदेश से आने वाली चीजें जैसे महंगे फोन्स, इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स हैं, गाड़ियां हैं, वो महंगी हो जाएंगी। विदेशों में छुट्टियां भी मनाना महंगा हो जाएगा और इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं तो पढ़ाई का यह खर्च भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा इससे विदेशों से कर्ज लेना भी महंगा हो जाएगा। हालांकि रुपए के गिरने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे भारत सरकार और भारत की जो कंपनियां हैं दूसरे देशों में अपना सामान निर्यात करती हैं, उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसे ऐसे समझिए कि पहले जब रुपए 70 रुपए का था और कश्मीर से निर्यात होने वाले एक कालीन की कीमत 10 डॉलर थी तो उस व्यापारी को 700 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उसी कालीन के लिए 800 रुपए मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि रुपए पिछले कुछ वर्षों में 70 से 80 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। यानी कालीन की कीमत नहीं बढ़ी, बल्कि रुपए के कमजोर होने से उस व्यापारी को निर्यात पर यह फायदा हुआ है। भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में रहते हैं वहां से विदेशी मुद्रा भारत में भेजते हैं, उन्हें अब ज्यादा फायदा होगा। यानी इसके कुछ फायदे भी हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रुपए का गिरना चिंताजनक नहीं है। यह चिंताजनक है, ये वाकई परेशान करने वाली खबर हो सकती है और यही कारण है कि भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया है। रुपए के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आप कुछ आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। आरबीआई ने रुपए की वैल्यू को स्थिर रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को बेचना शुरू कर दिया है। आरबीआई अब तक 32 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के डॉलर अपने फॉरेन रिजर्व से बेच चुका है और अभी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 580 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 46,40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर फॉरेन रिजर्व से डॉलर बेचकर रुपए को कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है। तो इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। दरअसल जब आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है तो उसे इसके बदले में रुपए मिलते हैं और इससे रुपए की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाती है। और जब किसी करेंसी की मांग बढ़ती है तो उस करेंसी का टूटना या कमजोर होना रुक जाता है। इसलिए ऐसी खबरें हैं कि आने वाले समय में आरबीआई रुपए को मजबूत करने के लिए और उसकी मांग को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से और भी डॉलर बेच सकता है। हालांकि ये एक अस्थायी यानी कि टेम्पररी
समाधान है और कुछ अर्थशास्त्री ये भी मानते हैं कि आरबीआई को रुपए के गिरने में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। आज जब रुपए की बात हो रही है तो आपको ये जान भी लेना चाहिए कि दूसरे देशों की करेंसी का क्या हाल है, क्योंकि भारतीय रुपए की चर्चा तो हम कर रहे हैं कि भारतीय रुपए कमजोर हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन दूसरे देशों की करेंसी की क्या स्थिति है ये भी आपको बताते हैं। भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना दूसरे देशों की करेंसी से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन देशों की मुद्राओं में भी ज्यादा गिरावट आई है। कुछ आंकड़ों से इसे आपको मैं समझाता हूं, क्योंकि साल 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपए में 7% की गिरावट आई, जबकि जापान की करेंसी येन, ब्रिटेन का पाउंड, यूरोप का यूरो और स्वीडन का क्रोना, इन सभी विदेशी मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले इस साल 10% की गिरावट दर्ज हुई है। यही नहीं, आज अगर आप रुपए की तुलना इन विदेशी मुद्राओं से भी करें तो रुपए इनके मुकाबले में मजबूत हुआ है। इन देशों की करेंसी के मुकाबले भारत का रुपए इस साल 13% मजबूत हुआ है। सही मायने में कहें तो यह कहानी रुपए की गिरने की कम है, बल्कि डॉलर के मजबूत होने की ज्यादा है। और इस समय डॉलर हर करेंसी की तुलना में मजबूत हुआ है, जबकि रुपए डॉलर की तुलना में तो कमजोर हुआ है, लेकिन दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले रुपया पहले से और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। इसलिए राजनीति से अलग, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज से अलग रुपए का गिरना इतना भी चिंताजनक नहीं है। The right perspective. The dollar has appreciated over the past 7-8 months by 13%. And why it has happened? Because Federal Reserve has been increasing the monetary policy rates, and there has been a flow of investment going back to the US market. And several currencies, and if you can give an example, and say Japan, yen, has, or the rupee has, the dollar has appreciated vis-a-vis yen by almost 16%. And whereas vis-a-vis rupees is of the order of about 8% or so, 7 to 8%. Now, to that extent, rupee has appreciated against yen, against pound, against euro. So one has to look at it in that perspective. Not that all exports from India or all imports get denominated in dollar terms itself. It gets denominated in euro and other currencies as well. रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली करेंसी। सारे पूरी दुनिया की करेंसीज वीक हो रही हैं और जो रुपया की परफॉर्मेंस है वो इज बेटर कंपेयर टू द अदर करेंसीज। उसमें गिरावट अदर करेंसीज के मुकाबले कम है। दूसरी बात, इंडिया की ग्रोथ जो है, देखिए आईएमएफ ने कहा है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और कोई 8% के आसपास ग्रोथ बोली है। चाइना की ग्रोथ है 4.4%। सो बाकी सारे जो इकोनॉमीज हैं उनकी ग्रोथ कम है। सो इंडिया का ग्रोथ अच्छा है। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मोर देन $590 बिलियन हैं, जो कि 10 मंथ्स इंपोर्ट कवर है। और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो बाकी दुनिया से कम है। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन दुनिया में जो 8, 9, 10% इन्फ्लेशन देख रहे हैं, यूएस में 40 ईयर हाई है, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सारे अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो सब इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और यहाँ वहाँ से निकाल के इट इज गोइंग नाउ सेफ हेवन में जा रहे हैं। सेफ हेवन ना कमोडिटीज है, ना इक्विटी है, ना डेट है, और ना क्रिप्टो करेंसी है। सो सेफ हेवन सिर्फ यूएस ट्रेजरी है। तो अभी सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं वो यूएस में जा रहे हैं। अभी तक जो है इंडिया की स्थिति, जैसे मैंने बताया, हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। तो इसलिए अब तक जो है इन द नियर टर्म तो इंडिया इज इन अ मच बेटर पोजीशन। रुपए को गिरते हुए रोकने के लिए एक ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी समाधान एक ही है कि हम डॉलर का इनफ्लो बढ़ाएं। अब डॉलर का इनफ्लो कैसे बढ़ाएं? डॉलर का इनफ्लो हम बढ़ा सकते हैं एफडीआई लाके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो लाके,
आत्मनिर्भर बन के, आत्मनिर्भर मतलब हम अपना आयात हम जिन चीजों को करते हैं उनको भारत में ही उत्पादित करके, जैसे रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ऐसे हमको गैस में, ऑयल में सबसे अधिक पेमेंट है। ऑयल का जो सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, ब्लेंडेड ऑयल हो या आपका एथेनॉल हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, ईवी हो या हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, तो हम जो